दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास में ना एक कहानी है जो अक्सर छूट जाती है। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति की है जिसे पैसों से सींचा गया था। ये कहानी है आज़ाद हिंद बैंक की। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, साल है 1944, महीना अप्रैल का, जगह है रंगून। एक खाली से बंगले में एक बहुत ही बड़ा सपना साकार हो रहा है। यहाँ एक ऐसा बैंक बन रहा है जिसका अपना कोई देश नहीं है, पर जिसका मकसद है एक साम्राज्य को चुनौती देना और एक देश की आज़ादी की लड़ाई को फंड करना। लेकिन इस बैंक को समझने से पहले हमें उस सरकार को समझना होगा जिसके लिए ये काम कर रहा था। आज़ाद हिंद यानी जंग के बीच बनी एक सरकार। सुभाष चंद्र बोस का वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था। उनके आंदोलन के जुनून और उसके बड़े मकसद का सबूत था, जो हर कीमत पर आज़ादी चाहते थे। तो हुआ ये कि अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में एक पूरी तरह से काम करने वाली सरकार बना ली। और ये कोई दिखावा नहीं था। इस सरकार की अपनी कैबिनेट थी, अपनी फौज थी और अपना एक विजन था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन देखिए, एक सरकार और एक सेना चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और यहीं पर आज़ाद हिंद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, एक ऐसी सरकार जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, वो अपनी जंग का खर्चा कैसे उठाएगी? ये एक ऐसी पहेली थी जो उनके पूरे सपने को तोड़ सकती थी। अब मुश्किलें बहुत बड़ी थी। टैक्स लगाने के लिए कोई देश नहीं था। इम्फाल कोहिमा का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन सिर पर था, और तो और उनके सहयोगी भी उन पर शक कर रहे थे। सबसे बढ़कर सैनिकों को तनख्वाह देनी थी, सामान खरीदना था और पूरी सरकार को चलाना था। लेकिन इतने दबाव के बावजूद नेताजी का इरादा पक्का था। उन्होंने कहा, मुझे एक बैंक चाहिए, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर, मोर्चे पर जाने से पहले। उनका यही अटूट विश्वास था जिसने हर शक को दूर कर दिया। और इस नामुमकिन सी चुनौती का जवाब मिला लोगों से। ये कहानी है भारतीय प्रवासियों की उदारता और बलिदान की, जिसने इस आंदोलन को असल ताकत दी। आप यकीन नहीं करेंगे, 21 करोड़ 50 लाख रुपए इकट्ठा हुए, और ये पैसा ज्यादातर बर्मा और मलाया में रहने वाले भारतीयों ने दिया था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये आज़ादी के लिए एक उम्मीद थी, एक वोट था। इस बड़ी रकम के पीछे लोगों के बलिदान की कई कहानियां हैं, जैसे अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, एक गुजराती बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी लगभग 1 करोड़ रुपए की पूरी जायदाद दान कर दी। ये सिर्फ दान नहीं था, ये आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। इसी तरह बिताई परिवार के हीराबेन और हेमराज ने 50 लाख रुपए कैश और संपत्ति दान में दी। इससे पता चलता है कि कैसे आम लोगों ने इस लड़ाई को अपना बना लिया था और एक आज़ाद भारत के वादे के लिए अपने सपने और अपनी जमा पूंजी सब लगा दी थी। और शायद सबसे यादगार दान इकबाल सिंह नरूला का था। उन्होंने नेताजी के वजन के बराबर चांदी देने की पेशकश की। ये एक ऐसा इशारा था जो दिखाता है कि लोग इस मकसद से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, आज़ाद हिंद बैंक का जन्म, जो आज़ादी और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और आखिरकार 5 अप्रैल 1944 को रंगून में आज़ाद हिंद बैंक खुल गया। यह आज़ाद हिंद सरकार का सेंट्रल बैंक और खजाना था, जिसे सिर्फ कुछ हफ्तों में तैयार किया गया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि बैंक ने अपनी खुद की करेंसी भी जारी की। इन नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी, और ये उन इलाकों में चलते थे जो आज़ाद हिंद फौज के कंट्रोल में थे। ये आज़ादी का एक जीता जागता सबूत था। जैसा कि प्रचार मंत्री S.A. अय्यर ने कहा था, ये बैंक खुद को आज़ाद करने के लिए एक राष्ट्र का वादा था। अपनी फौज और सरकार के साथ हमारी अपनी करेंसी और हमारा अपना बैंक होना, ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। बैंक की जिंदगी भले ही छोटी रही हो, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में इसकी विरासत आज भी जिंदा है, एक बहुत ही अजीब तरीके से। आज़ाद हिंद सरकार की किस्मत तो जंग के नतीजों से जुड़ी हुई थी। अक्टूबर 1943 में ये सरकार बनी और अगस्त 1945 में ख़त्म हो गई। और जो बैंक अप्रैल 1944 में शुरू हुआ था, वो मई 1945 में INA के रंगून से हटने के साथ ही बंद हो गया। लेकिन क्या बैंक की करेंसी की कहानी 1945 में सच में खत्म हो गई, जैसा कि पता चला? नहीं, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। बात है 2016 की।
एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज हुई। जब बोस से जुड़ी फाइलें पब्लिक की गईं, तो भारत के वित्त मंत्रालय के पास अजीब अजीब याचिकाएं आने लगीं। लोग आजाद हिंद बैंक के नोटों से अपने लोन चुकाने की पेशकश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक भूली हुई क्रांति का भूत आज के भारत में वापस आ गया हो। जाहिर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है और उनके रिकॉर्ड में आजाद हिंद बैंक का कोई जिक्र नहीं है। ये एक क्रांतिकारी बैंक और एक सरकारी संस्था के बीच का टकराव था, जो दो अलग-अलग दौर और विचारधाराओं को दिखा रहा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी देश के लिए अपनी जमीन होने से पहले ही अपना बैंक होना, इसका क्या मतलब है? आजाद हिंद बैंक की कहानी हमें संप्रभुता, पहचान और उस असाधारण बलिदान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो आम लोगों ने आज़ादी के लिए दिया था। ये इस बात का सबूत है कि एक राष्ट्र का विचार सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, बल्कि वो अपने लोगों के दिलों और दिमागों में बसता है।